प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट 39 करेंगे जो कि 2 अक्टूबर के लिए डेटेड है, 2/10/2020 के लिए डेटेड है। देखो, और जिस टॉपिक को हम कर रहे हैं उसका नाम है संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। और जिस चैप्टर को हम कर रहे हैं जो कि हमारा चैप्टर 4 है, क्या नाम है उसका? कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आओ हम संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं आज की वर्कशीट में। तो यहाँ देखो, आपके दिया है कि संतृप्त एवं असंतृप्त या फिर हम हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं। तो देखो यहाँ दिया हुआ है आपके हाइड्रोकार्बन। यहाँ आप देखोगे हाइड्रोकार्बन वे अणु हैं जिनमें कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ आबंधित होते हैं। उसके साथ साथ क्या है, उसमें दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। दूसरे परमाणु हो सकते हैं यानी कि उसमें ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। जैसे जैसे आप वर्कशीट में आगे बढ़ोगे और चैप्टर में आगे बढ़ोगे, ये सारी बातें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। अब जो कार्बन और हाइड्रोजन या फिर दूसरे और तत्वों के जो परमाणु जुड़े हुए होते हैं उनके साथ किस तरीके का आबंध बना हुआ है, एकल आबंध है या द्विआबंध है या त्रिआबंध है, यानी आबंध के अनुसार, आबंध के आधार पर हम हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संतृप्त, अगर आपसे पूछे आबंध के आधार पर हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे 2 प्रकार के, एक संतृप्त और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणु के बीच में क्या होता है, एकल आबंध होता है। जैसे ये देखो, अगर हमने ईथेन बनाया है, ये देखो ये है हमारा ईथेन, यहाँ हर जगह हाइड्रोजन आप लिखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जो आबंध है ना। हाँ, अब यहाँ देखो इसका नाम है ईथेन, एथेन आप कहेंगे, ए या ईथेन, ठीक है, या इसको ए भी लिखते हैं कई बार, एथेन। अब यहाँ देखोगे कि यहाँ क्या है, कार्बन इस कार्बन परमाणु की बात को देख रहे हैं हम, तो इनके बीच कैसा आबंध है, एकल आबंध है। तो जिसके बीच एकल आबंध होता है वो कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिसके बीच एकल आबंध ना हो, कैसा हो, द्विआबंध हो या त्रिआबंध हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ दिया हुआ देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में यहाँ देख रहे हैं हम वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन एवं कार्बन परमाणु परस्पर एकल आबंध द्वारा आबंधित होते हैं, उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ, ये वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर द्वि या त्रिआबंध द्वारा आबंधित होते हैं। सभी कार्बन परमाणु नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कम से कम एक कार्बन परमाणु जो है दूसरे कार्बन परमाणु के साथ अगर द्वि या त्रिआबंध बनाते हैं तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा कार्बन असंतृप्त है और कौन सा संतृप्त है। तो याद रखेंगे, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम कहते हैं एल्केन, और जो असंतृप्त है, तो एल्केन में क्या हो गया, एकल आबंध हुआ। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र होता है इसका, देखो CnH2n+2। अब इसको कैसे करना है, अगर मान लो अभी आपको समझा रही हूँ, इसके आगे देखो यहाँ पर क्या दिया है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जिसका सूत्र होगा, अभी आपको बताया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें कि द्विआबंध हो या त्रिआबंध हो, कम से कम एक द्वि या त्रिआबंध होना चाहिए 2 कार्बन परमाणु के बीच में। तो जिसको हम एल्कीन कहते हैं, इसमें 2 तरीके के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। जो एल्कीन होते हैं उनका जो सामान्य सूत्र है एल्कीन का वो होता है CnH2n, और जो एल्काइन होते हैं उनका सामान्य सूत्र होता है, ये होता है CnH2n-2। ठीक है, अब इसको कैसे समझना है, तो यहाँ देखो आपके उदाहरण दिए हुए हैं, यहाँ से और अच्छे से समझेंगे। जो थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ उदाहरण, अब देखो मीथेन दिया हुआ है, मीथेन। अब मीथेन देखो, मीथेन हम कैसे लिखेंगे, मिथ मतलब होता है 1, एथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5 और हेक्स 6। ये आपको याद भी रखने हैं, और ये आपके दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ आप
यहाँ जब आप देखोगे यहाँ इस वाले टेबल में ये दिया हुआ है, आपको 6 कार्बन तक के ही नाम याद रहने चाहिए आपके लेवल पे। तो यहाँ पर देखो आपके क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो एग्जाम्पल में मीथेन, तो मिथ मतलब एक कार्बन। अब एक कार्बन के आप जानते हैं कितने 4 आबंध बनेंगे, तो किसके साथ बना रहा है वो, हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, ये एकल आबंध है, ठीक है, ये मीथेन हो गया। अब अगर आपको यहाँ दिया हुआ है क्या, एथेन, तो एथ मतलब 2 कार्बन, तो हम सबसे पहले 2 कार्बन बना लेंगे दोनों के बीच, क्योंकि एन है तो एन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में क्या होना चाहिए, एकल आबंध होना चाहिए। अब आपके फिर से देखो, फिर से लिख देती हूँ मैं ये। अब क्या करेंगे, इसका जो भी बाकी बचा हुआ है, देखो एक आबंध तो यहाँ है, बाकी इस कार्बन के ये 3 आबंध और इस कार्बन के ये 3 आबंध, यहाँ हर जगह क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया एथेन, ठीक है। अब एथेन यहाँ पर भी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या है, एकल आबंध है, तो इसलिए क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, एन, यानी ये है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर देखो प्रोपेन, तो प्रॉप आपको बताया था, प्रॉप का मतलब क्या है, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन तो हम लिख लेंगे इस तरीके से, पहले 3 कार्बन और फिर बाकी जो है हमारा, हम ध्यान रखेंगे कि कुछ भी ऐसे हम आबंध नहीं बना देंगे, हम देखेंगे कि 4 एक कार्बन के 4 ही आबंध बनने चाहिए। तो देखो यहाँ हर कार्बन के 4 आबंध है और हर कार्बन के बीच में हमारा क्या है, एकल आबंध है, इसीलिए, और 3 कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रोपेन। इसी तरीके से अब हम देखेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं एल्कीन का, देखो तो एल्कीन में क्या होगा, आपको बताया था कि इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n। तो एल्कीन क्या होगा हमारा, एल्कीन अगर हम इथीन, ध्यान रखोगे कि इसका मिथीन नहीं बनेगा, मिथीन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि द्विआबंध या त्रिआबंध के लिए हमें क्या होना चाहिए, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए, और मिथ में क्या होता है, एक ही कार्बन होता है, इसलिए इसका जो सबसे पहला जो इसका मेंबर होगा, सबसे पहला सदस्य जो होगा एल्कीन ग्रुप का, वो होगा इथीन। तो इथीन हम कैसे लिखेंगे, इथीन का सामान्य सूत्र क्या हो गया, CnH2n है। अब इथ यानी कि 2, तो यानी कार्बन की जगह आप क्या लिखोगे, 2 C2। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, H, ये वाला 2, और N की जगह भी हम क्या लिखेंगे, 2, तो क्या हो गया C2H4। बहुत आसान है इथीन लिखने के लिए, आपकी जितनी कार्बन की संख्या होगी उसका डबल आप कर दोगे हाइड्रोजन की संख्या, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, इथीन। अब सॉरी एल्कीन। अब इथीन है तो यहाँ कार्बन की संख्या 2 है, तो इसका सूत्र क्या होगा, क्योंकि कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4, C2H4। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ देखो 2 कार्बन, अब क्योंकि इनके बीच द्विआबंध होता है तो यहाँ आपने 2 आबंध बना दिया, अब एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 हो गए, इस वाले कार्बन के 4 हो गए, अब इस वाले कार्बन के भी 4 हो गए, ये रहा ये, और ये 1 2 और ये 3 और ये 4। तो ध्यान रखोगे, और आप ध्यान रखोगे, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रही हूँ, जहाँ जहाँ आबंध बना हुआ है यहाँ क्या क्या होगा, यहाँ बीच में तो नहीं, यहाँ इधर क्या होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है। प्रोपीन के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ईन है यहाँ द्विआबंध होगा, प्रॉप है यानी कि 3 कार्बन होंगे, तो सबसे पहले हम ऐसे 3 कार्बन लिख देंगे, ठीक है। आपको बताया था कम से कम 1 होना चाहिए द्विआबंध, तो मान लो यहाँ हमने द्विआबंध बना दिया, तो इस वाले कार्बन के लिए हमारा क्या होगा, बॉन्ड आबंध ऐसे हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4 आबंध हो गए। अब इस वाले कार्बन के देखो 1 2 3, एक ही होगा तो बस 1 लगा देंगे। अब इस वाले कार्बन के लिए क्या हो गया, 1 है ये वाला, 1 ये 2 3 4, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्रोपीन। अब एल्काइन है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र आपको बताया था क्या होता है, CnH2n-2। तो एल्काइन का भी जो सबसे पहला मेंबर होगा, जो सबसे पहला सदस्य होगा एल्काइन ग्रुप का, उसका नाम क्या होगा, इथाइन। तो इथाइन आपको क्या बताया था क्या होता है इसका सामान्य सूत्र, CnH2n-2, ये होता है हमारा। तो हम लिखेंगे, अगर मान लो हमारा कार्बन की संख्या क्या है, 2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, C2n की जगह क्या लिखेंगे, 2n क्या है, कार्बन की संख्या को दर्शा रहा है। अब H क्या है, H और यहाँ 2 और n हमने कितना लिया था, 2 और ये -2, तो इसी सूत्र पर बिठा रहे हैं इसको बेटे। तो क्या होगा, C2H4 - 2 दैट इज़ 2, तो C2H2, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, इथाइन का क्या हो गया सूत्र, C2H2 हो गया। अब ध्यान रखना है, इसको ऐसे इतना करने आप करोगे क्योंकि आपको सूत्र याद रखना है, लेकिन साथ के साथ आपको जो भी कहे, जैसे आपको कहे प्रोपाइन बनाओ, तो प्रोपाइन के लिए आप क्या करेंगे, प्रॉप
यानी कि हम देखेंगे पहले प्रोपाइन, आइन है यानी कि 3 आबंध होंगे, कम से कम 1 कार्बन के 2 कार्बन के बीच में 3 आबंध होंगे। उसके बाद प्रोप है यानी कि 3 कार्बन है। तो प्रोपाइन होने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सी कितने लिखेंगे, 3। अभी आपको जनरल सूत्र क्या बताया था, इसका सामान्य सूत्र क्या बताया था, CnH2n -2। तो क्या है, C3 है तो H क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 × 3 यानी 6, 6 में से 2 गया तो कितना हो गया, 4। तो क्या होगा इसका सामान्य सूत्र, इसका सूत्र क्या हो जाएगा प्रोपाइन का, C3H4। ध्यान रखोगे इसको, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो कि आप पिछले 2-3 वर्कशीट से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो ये भी आसान है, आप ये भी देखोगे ध्यान से। अब जैसे मीथेन है तो मीथेन के लिए देखो ये हमने लिया। अब हमारा देखो इसके 4 हम इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, है ना। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के देखो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बना लेते हैं हम, ठीक है। क्रॉस दिखा दिया, क्रॉस, ध्यान से क्रॉस बनाया हुआ हाइड्रोजन के, ये क्या हो गया, अब देखो हो गए इसके, ये है क्या। अब देखो अगर हम आबंध बनाए तो ऐसे बना देंगे, लो इस तरीके से बना दिया हमने बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा मीथेन हो गया। इस तरीके से और भी हैं आपके दिए हुए। अब देखो श्रृंखलाएं, अभी आपको बताया भी था मैंने, श्रृंखलाएं और अच्छे से देखो क्या कह रहा है। श्रृंखलाएं क्या होता है, यहाँ देखो क्रम से 1, 2, 3 कार्बन परमाणुओं वाले कार्बन यौगिक मीथेन, इथेन और प्रोपेन है। याद रखना, 1 के लिए मीथेन, 2 के लिए इथेन और 3 के लिए प्रोपेन है। आपको बताया था कि आपको 6 तक याद रखने हैं, तो क्या हो गया, आपको फिर से बताऊं, 1 के लिए मेथ यूज़ करते हैं, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए हेक्स यूज़ करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ आपके दिया हुआ है कि कुछ ऐसे होते, 3 के बाद आप देखोगे कि जो कार्बन परमाणु होते हैं उनके कंकाल। अब कंकाल कहने का क्या मतलब है, देखो इस तरीके का, जब हम इस तरीके की संरचना बनाते हैं ना तो उसे हम कंकाल कहते हैं। कंकाल यानी कि आपने यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं, इस तरीके से हाइड्रोजन के आबंध आपने नहीं दिखाए हैं, सिर्फ इस तरीके से दिखाया है। और ये वेल नोन है, पता है कि जो बाकी रह रहा है, कार्बन के जो आबंध रह रहे हैं वो हाइड्रोजन द्वारा पूर्ण किए गए हैं। तो इस तरीके की जब हम संरचना बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन का कंकाल। तो यहाँ देखो कह रहा है कि ब्यूटेन जब हम बनाते हैं, ये देखो क्योंकि 4 कार्बन है और सबके बीच एकल आबंध है, 4 है इसलिए ब्यूट और एकल आबंध है इसलिए एन, तो क्या हो गया, ये ब्यूटेन हो गया। अब कह रहा है कि देखो ब्यूटेन को आप इस तरीके से लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो ये कैसे लिखा हुआ है, ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देखो 4 कार्बन है और चारों को अगर आप सेटिस्फाई करते हैं, सबको अगर हाइड्रोजन से आप देखते हैं, सबका डालते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा C4H10। तो यहाँ पर जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन के आणविक सूत्र, यानी कि जैसे इसका ब्यूटेन है तो C4H10 ही है, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी क्या है, ब्यूटेन ही है। तो कह रहे जब आणविक सूत्र सेम हो, समान हो, लेकिन उनकी संरचना क्या हो, जो वो बने हुए हो उनकी संरचना क्या अलग अलग हो, तो ऐसे यौगिक को हम कहते हैं क्या, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। यानी कि इनको हम क्या कहते हैं, इन दोनों को आपस में कहते हैं संरचनात्मक समावयन है। ये किसके, हाइड्रोकार्बन के। यहाँ पर जो आपके दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, ब्यूटेन का दिया हुआ है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो जब आप और आगे पढ़ोगे तो और समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पर आपके क्या दिया हुआ है, वलय। वलय यानी कि कुछ जो हमारे कार्बन, हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो हमने देखा कि ऐसे स्ट्रेट चेन में होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं, इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, है ना। कुछ जो होते हैं वो इस तरीके से आपके ब्रांच में भी होते हैं, यानी कि ऐसे शाखित होते हैं ये। और कुछ जो होते हैं वो रिंग में होते हैं, यानी रिंग जैसे इस तरीके से बने हुए होते हैं, रिंग जैसे बने हुए होते हैं ऐसे। तो इनको हम क्या कहते हैं, वलय। तो इनमें ये देखो वलय होते हैं। तो जब आपके वलय में जब कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं तो आप देखोगे कि इनके बीच में या तो एकल आबंध हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में देखो यहाँ पर जो वलय में जुड़े हुए होते हैं, और या फिर हो सकता है इनके बीच में द्विआबंध, द्वि या त्रिआबंध भी हो सकते हैं। तो द्विआबंध वाले, तो यहाँ देखो जब हमारा क्या हो,
जब हमारा वलयकार हो और एकल आबंध हो तो ऐसे में हम जब इनका नामकरण हम करते हैं तो इनमें हम साइक्लो लगाते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ 6 कार्बन है लेकिन इनके बीच आबंध क्या है, एक ही है, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। और इसका जो जनरल सूत्र होता है, सामान्य सूत्र होता है साइक्लोएल्केन का, वो होता है CnH2n। ये बिल्कुल वैसा ही है जो कि इथीन का सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। और उसके बाद असंतृप्त हो सकते हैं। असंतृप्त देखो ये है, इसका नाम है बेंजीन, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ये आप बाद में पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में। बस आपको इतना याद रखना है कि बेंजीन भी एक प्रकार का वलयकार हाइड्रोकार्बन है जिनके बीच में क्या होते हैं, द्विआबंध होते हैं। कुछ कार्बन्स के बीच में द्विआबंध होते हैं, यानी कि 3 कार्बन के बीच में द्विआबंध है और 3 कार्बन के बीच में होते हैं इनके एकल आबंध। अब यहाँ देखोगे आपके और क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, तो देखो आपके यहाँ दिया हुआ है प्रकार्यात्मक समूह में क्या होता है। आप जानते हो कि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, नॉर्मली हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच आबंध बना हुआ होता है। लेकिन जब हाइड्रोजन को हटाकर कोई ऐसा समूह जैसे कि हेलो ग्रुप अगर आ जाए, हेलो ग्रुप यानी कि हेलो ग्रुप में होते हैं हेलोजेंस, यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई एक आ जाए, और वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आकर और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी हाइड्रोजन को हटाकर खुद लग जाएं, तो क्या होता है, जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको एक विशिष्ट गुण मिल जाता है। यानी कि अब जैसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखो जैसे ये है हमारा, इस तरीके से हमने लिया, इसमें क्या है, 2 कार्बन है और 1 क्लोरीन है, 2 कार्बन है यानी एथ, एकल बॉन्ड है, एकल आबंध है यानी एथेन, लेकिन क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका नाम होगा क्लोरोएथेन। अब देखो जैसे अगर मैंने ये वाला बना दिया तो देखो यहाँ 3 कार्बन है, एकल आबंध है, तो ये क्या हो गया प्रोप, तो ये क्या हो गया क्लोरोप्रोपेन। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर ये जो लगा हुआ है क्लोरीन, इसके कारण ये दोनों, इनकी कार्बन संख्या हम नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि यहाँ जो हमारा हेलोजन लगा हुआ है इसके कारण इन दोनों के गुण जो हैं वो समान हो जाएंगे। यानी कि जो प्रकार्यात्मक समूह अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में लगे हुए होते हैं तो वो उनको एक विशिष्ट गुण देते हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं निर्भर करता कि उसमें कार्बन की लंबाई क्या है। तो कार्बन की लंबाई पे नहीं वो निर्भर होते, बल्कि वो किस पे निर्भर होते हैं कि उसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह लगा हुआ है। अब प्रकार्यात्मक समूह या तो एकल परमाणु हो सकता है जैसे कि हेलोजन का, या फिर वो हो सकते हैं एक से ज़्यादा परमाणुओं का समूह, जैसे कि ऐसे COOH, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो ये परमाणुओं का समूह है, ये अगर लगा हुआ है किसी हाइड्रोकार्बन में तो उस हाइड्रोकार्बन को एक विशिष्ट गुण प्रदान करेगा, यानी कि ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपके दिया भी हुआ है, यहाँ आप देखेंगे आपके दिया हुआ है, देखो यहाँ दिया हुआ है विषम परमाणु या क्लोरीन ब्रोमीन लगा हुआ है यहाँ देखो। तो इस प्रकार के यौगिक को हम कैसे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं हेलोएल्केन। अगर मान लो अभी बताया था आपको कि एथेन है और आगे क्लोरीन लगा हुआ है तो हम बोलेंगे क्लोरोएल्केन, क्लोरोएथेन, क्लोरोब्रोमेन, क्लोरोपेंटेन, ब्रोमोएल्केन, यानी कि ब्रोमोएथेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन, इस तरीके से। अब देखो ऑक्सीजन भी हो सकता है विषम परमाणु में। अब आपको जो देखना है यौगिक के प्रकार हैं, यहाँ पर आपके दिए हुए एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये 4 आपको जानने हैं। तो एल्कोहल को हम कैसे लिखते हैं, एल्कोहल का क्या है, इस तरीके से प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला है, ये OH, ये है एल्कोहल का, और ये बॉन्ड बना हुआ है, आबंध बना हुआ है जिससे कि वो जुड़ा रहेगा कार्बन के साथ। उसके बाद यहाँ पर आपके क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए दिया हुआ है देखो ये CHO, नॉर्मली इस तरीके से भी हम लिख देते हैं CHO, ठीक है। उसके बाद आपके दिया हुआ है कीटोन, तो देखो यहाँ पर कीटोन के लिए क्या दिया हुआ है CO, ध्यान रखेंगे ये है कीटोन। तो कीटोन कभी भी हमारा जो हाइड्रोकार्बन है उसके लास्ट में नहीं लगा हुआ होगा, बल्कि कीटोन हमेशा ही कहीं बीच में लगा हुआ होता है। ये आप आगे और पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा जब हम प्रकार्यात्मक समूह को पढ़ेंगे और अच्छे से। उसके बाद आपके दिया हुआ है यहाँ क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे लिखते हैं हम, यहाँ दिया हुआ है आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है COOH, यानी इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ बॉन्ड होता है, आबंध होता है जिससे कि वो कार्बन के चेन से जुड़ा हुआ होता है। अब आओ देखो
यहाँ पर दिया हुआ है, देखो आइए अभ्यास करें। क्वेश्चन हमें करने हैं। तो पहला है पेंटेन और दूसरा है प्रोपीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। तो देखो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे यहाँ दिया हुआ है, क्या है पेंटेन। तो देखो बेटे ये है पेंटेन। तो पेंटेन में यहाँ आप देखेंगे कि पेंट यानी कि 5 कार्बन 5 कार्बन, पेंट, एन यानी कि सबके बीच एकल आबंध। तो ये देखो ये है हमारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हर कार्बन के देखो आप ध्यान से, हर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है और इधर जो है वो हाइड्रोजन का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है किसकी, पेंटेन की दी हुई है आपके। उसके बाद आपके क्या कह रहा है, प्रोपीन भी कह रहा है। तो ये देखो प्रोपीन की है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, प्रोपीन प्रॉप यानी कि 3 कार्बन्स दिए हुए हैं, ये 1 2 3। इन का मतलब क्या है कि कम से कम 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, द्विआबंध होगा, कम से कम एक द्विआबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ ये द्विआबंध है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रोपीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एवं आबंध युक्त संरचना का चित्रण कीजिए। अब इसको आप देखो, यहीं पर देखो ये आपके यहाँ देखो दिया हुआ है एथेन है, ये वाला आपको बनाना है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है कि कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जाती है, तो इसके लिए मैं बहुत जल्दी आपको आज या कल एक वीडियो बनाकर डालती हूँ, जैसे कि और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मान लो आपको दिक्कत है तो करूँगी, ये मैं बताऊँगी आपको। ठीक है, उसके बाद है आपका यहाँ क्या दिया हुआ है। उसके बाद आप देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा साइक्लोपेंटेन का आणविक सूत्र लिखिए। आपको बताया था कि साइक्लो जब भी होगा तो उसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n होगा। तो साइक्लोपेंटेन है, पेंट यानी कि 5 कार्बन होने चाहिए। चलो हम 5 कार्बन लिख लेते हैं इस तरीके से। आप देखो इस तरीके से, क्योंकि एन है तो इसमें क्या होगा, साइक्लो है इसलिए ऐसे वलयाकार संरचना होगी। अब आपके देखो हर कार्बन के कितने होने चाहिए, 4 आबंध होने चाहिए। तो देखो इस तरीके से 4 आबंध आप हर कार्बन का बना देंगे। देखो इस तरीके से जो मैंने बनाया है, हर जगह क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। हर जगह यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हर जगह क्या होगा, हर आबंध में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो ये क्या हो गया आपका साइक्लोपेंटेन हो गया। उसके बाद ये हो गया, बन गया आपके। उसके बाद क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में विभेद कीजिए। तो ये आपके देखो ये पूरा जो हमारा आज का है वो यही है। ये देखो यहाँ पूरा दिया हुआ है, ये जो हमारा टेबल है, ये टेबल पूरा जो है वो इसी क्वेश्चन के लिए है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए। अब आपके फिफ्थ क्वेश्चन है प्रकार्यात्मक समूह क्या, प्रकार्यात्मक समूह एल्कोहल और एल्डिहाइड के सूत्र क्या हैं। तो देखो आपको मैं अभी दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखो ये है प्रकार्यात्मक समूह क्या है, परमाणु या परमाणु का ऐसा समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के गुण का निर्धारण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। देखो एल्कोहल को हम इस तरीके से लिखते हैं और एल्डिहाइड को इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपकी वर्कशीट खत्म होती है। अब आपकी जो भी क्वेरी है आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको उसका आंसर करूँगी बच्चों।